हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हमने हमारे चैनल पे एस्टेट की सीरीज चलाई हुई है, एस्टेट की मानो या एनसीईआरटी की सीरीज मानो कि क्योंकि जो भी यूनिट मैं करवाऊंगी वो एनसीईआरटी से ही होंगी। और चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका एनसीईआरटी से कवर होता ही है। देखो, सारा नहीं कवर होगा लेकिन एनसीईआरटी से बेसिक है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस यहाँ से हमने बायोलॉजी शुरू की हुई है। बायोलॉजी को साइड बाय साइड लेके हम यहाँ पे अब केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी करेंगे साथ में कंटिन्यू। जैसे एक वीडियो बायोलॉजी की आएगी, नेक्स्ट डे केमिस्ट्री, नेक्स्ट डे फिजिक्स, क्योंकि इसे तीनों साइड बाय साइड चलेंगी। किसी दिन टाइम ज़्यादा लग गया तो क्या पता दोनों की भी बन जाए। बाकी एक एक वीडियो कोशिश ऐसे ही रहेगी कि एक वीडियो है वो डेली आए ही आए। तो एनसीईआरटी की ये वाली वीडियोज रहने वाली है, किसी भी एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और खुद के लिखे नोट से मैं आपको ये सारी वीडियो करवाऊंगी। जैसे ही आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो पूरी सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे और फिर जो ये वाले जो नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में यूनिट 9th क्लास हमने स्टार्ट की हुई है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये वाली यूनिट ऐसी है बिल्कुल छोटी छोटी और इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। देखो, या क्या पता मेरा केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है तो इसीलिए मुझे आसान लगती है, लेकिन ओवरऑल ये वाली जो केमिस्ट्री की यूनिट है वो इजी है उसी बजाय की बायोलॉजी की, क्योंकि बायोलॉजी में समझने जैसा कुछ है ही नहीं, सारा कुछ याद करने का ही होता है। लेकिन केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें समझ के चलोगे ना तो साथ के साथ हो जाएंगी। तो बायोलॉजी भी हम साथ में लेके चल रहे हैं। प्लेलिस्ट आपको मिलेगी बायोलॉजी एस्टेट 2025, ऐसे ही केमिस्ट्री की बना दूंगी, ऐसे ही फिजिक्स की बना दूंगी। बाकी टोटली वीडियोज आएंगी या नहीं आएंगी वो टोटली आपके स्पोर्ट पे डिपेंड है कि कितना आप वीडियोज है उनको आगे रीच देते हो या कितना पहुंचाते हो। अगर टिल एस्टेट तक आपने कंटिन्यू देखना चाहते हो तो आपने अपना सपोर्ट है वो दिखाना। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैटर इन आवर सराउंडिंग। पहले मैं आपको पूरी थ्योरी करवाऊंगी, उसके बाद 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 30 क्वेश्चन हैं, उनके मैं आंसर आपको नहीं करवाऊंगी। बाद में आपने खुद से उन क्वेश्चंस को करके देखना है और बताना है कमेंट में आउट ऑफ 30 कितने मार्क्स आपके बने हैं, क्योंकि मुझे भी तो पता चले ना आप कितना सीरियस चीज़ों को लेके चलते हो। अब बात आती है कि आप मैच कहाँ से करोगे। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगी ना उसके नीचे आपको मिलेंगे क्या, नेक्स्ट डे, उस दिन तो आप करोगे, उस वीडियो को देखोगे और उसके आंसर है वो देखोगे। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं कमेंट में पिन कर दूंगी 1 to 30 सारे क्वेश्चंस के आंसर। आपको कमेंट सेक्शन में एक फर्स्ट जो कमेंट होगा मैं वहां पे लिख के पिन कर दूंगी उनको। अगर किसी ने अच्छे से 1 to 30 क्वेश्चन सारे लिखे हैं, सही लिखे हैं, तो उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगी। कहने का मतलब यही है कि मैं आपको बस क्वेश्चन दिखाऊंगी, कुछ नहीं पढ़ाऊंगी। थ्योरी पोर्शन करवा के क्वेश्चन आपको 30 के 30 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद आंसर आपने खुद कमेंट में लिख सको तो 30 वो आप पे डिपेंड है, नहीं तो ये कमेंट में लिखना कि आउट ऑफ 30 आपके कितने मार्क्स बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे ही मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर जैसे ABCD पूरा पिन करके आपके जो कमेंट है उसको मैं पिन कर दूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या है हमारी यूनिट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। तो देखो, कोई भी चीज है हमारे साइड में, जैसे हम किसी भी क्लासरूम में आप बैठते हो, बेंच हो गया आपका, ब्लैक बोर्ड हो गया आपका, व्हाइट बोर्ड हो तो वो हो गया आपका, कुछ भी चीज हो गई। कहने की बात यही है, वो किसकी बनी होती है, मैटर की बनी होती है, किसी न किसी मटेरियल की बनी होती है। और साइंटिस्ट ने अपनी अपनी लैंग्वेज में उस मटेरियल का नाम क्या दिया है, मैटर दिया है। तो क्या कि कुछ भी जो कुछ भी हमारे यूनिवर्स में बना हुआ है ना, वो ओवरऑल जो बेसिक यूनिट है उनकी, वो किससे बना हुआ है, एक मटेरियल से बना हुआ है, जिसको हमने क्या बोला, मैटर बोला है। अब देखो, जैसे चेयर मैंने किसी जगह पे रखी है ना, उसका कुछ मास भी है, उसका कुछ वॉल्यूम भी है, और वो जगह भी घेरेगी। मतलब क्या कि जहाँ पे भी मैं उसको रखूंगी तो वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी। तो मैटर की अगर प्रॉपर्टी आपने डिफाइन करनी है तो क्या हो जाएगी, दे ऑक्यूपाई स्पेस, दे हैव मास, दे हैव वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएंगी, प्रॉपर्टी हो जाएंगी मैटर की। अब सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, उनमें पार्टिकल कैसे होते हैं, सारी चीजें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैटर को 5 बेसिक तत्व माना गया है। किसकी फॉर्म में माना गया है, 5 बेसिक एलिमेंट्स की फॉर्म में माना गया है। मैटर इज इन फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, पंच तत्व इसको बोला गया है। पंच तत्व सबको पता है क्या होते हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। तो ये तो बेसिक फॉर्म माना गया है। बाकी जो हमारा कोई भी सबस्टांस है वो किससे मिलके बना होता है, वो मैटर से बनके बना होता है। अब मैटर किससे मिलके बना होता है, पार्टिकल से बने होते हैं।
अब ये वाले इनकी जो प्रॉपर्टी है ना वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। इसमें इस यूनिट में इतना ज़्यादा लंबी चौड़ी कुछ बात नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं जो अगर आपने कभी भी केमिस्ट्री अपनी लाइफ में पढ़ी है ना अच्छे से, तो आपको सारी चीज़ें याद मिलेंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि जो मैटर है वो किसका बना होता है, मैटर पार्टिकल्स का बना होता है। कैसे पता करेंगे हम कि जो हमारा मैटर है वो पार्टिकल्स का बना होता है। ये मैंने लिया है वाटर और इसमें मैंने ऊपर से डाल दी क्या, शुगर। तो जैसे ही हम पानी में शुगर डालेंगे या साल्ट डालेंगे तो वो इसमें मिक्स हो जाएगा, है ना, और ना ही पानी का लेवल है वो राइज होएगा। तो देखो पानी का लेवल भी इतना राइज नहीं होएगा और वो पार्टिकल्स भी मिक्सअप हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ तो था ना उस पानी में, कि कुछ ना कुछ स्पेस होगा, पार्टिकल्स होंगे तभी उनके बीच में हल्का फुल्का स्पेस होगा जहाँ पे जो हमारे शुगर और साल्ट के पार्टिकल जाके एडजस्ट हो गए। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी गई कि जब पानी में चीनी मिलाई गई, नमक मिलाया गया तो वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मैटर है वो किससे मिलके बना है, पार्टिकल से मिलके बना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ये। उसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी थी वो थी साइज ऑफ पार्टिकल, कि जो ये पार्टिकल्स है ना हमारे, इनका साइज कितना होगा, इनका साइज कितना होगा। तो कैसे पता किया, यहाँ पे देखो एक वो लिया, सॉल्यूशन लिया हमने, पानी का एक सॉल्यूशन लिया, कितने ml का लिया, 100 ml का लिया। उसमें हमने डाल दिया, क्रिस्टल डाले हमने पोटासियम परमैंगनेट के, KMnO4 के क्रिस्टल हमने उसमें डाले। तो उसका जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो क्या हो गया, पिंक हो गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने किया कि एक कोई भी 90 ml पानी लिया और उसमें 10 ml इस पिंकी सॉल्यूशन में से निकाला और इस 90 ml पानी में डाल दिया। तो ये भी हमारे पास 100 ml हो गया, तो ये भी पिंक हो गया। तो देखो पहले एक छोटे से क्रिस्टल ने पहले इसको पिंक किया, फिर 90 ml पानी था इसको पिंक किया, आगे मैंने 90 ml क्लियर पानी फिर से लिया और अब इस वाले सॉल्यूशन में से इसमें डाला तो ये भी पिंक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल तो बहुत छोटे हैं, कि बहुत छोटे साइज के पार्टिकल हैं, कि इतना सारा पानी एक क्रिस्टल ने लगभग लगभग हमारा 400 से 500 ml पानी है उसको पिंक बना दिया। पिंक मिक्स होते जा रही है, वो मिक्स होते जा रहे हैं, मतलब क्या कि जो पार्टिकल्स का साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है, कि हम सोच भी नहीं सकते इतना छोटा है। तो कैसे देखा हमने, देखो तो दो एक्टिविटी हमने देखी, कौन सी। सबसे पहले क्या था, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, की जो मैटर है वो किसका बना होता है, पार्टिकल्स का बना होता है। जैसे हमने साल्ट डाली या शुगर डाली तो जो लेवल है पानी का वो राइज नहीं हुआ, मतलब क्या कि वो जो पार्टिकल है वो मिक्स हो गए। मिक्स कब हुए, कि वो पार्टिकल से मिलके बना होगा मैटर और उनके बीच में थोड़ा बहुत साइज स्पेस रहा होगा जिसमें वो पार्टिकल फिट हो गए। उसके बाद साइज ऑफ पार्टिकल का कि 100 ml था, उसमें हमने KMnO4 डाला, पिंक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन लिया, इसमें से तो 10 ml ही डाला था वो भी पिंक हो गया। नेक्स्ट लिया 10 ml डाला वो भी पिंक, नेक्स्ट लिया 10 ml डाला वो भी पिंक। तो यहाँ से हमने क्या जाना कि एक छोटा सा क्रिस्टल लिया था हमने और उसमें मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स होंगे तभी उन्होंने इतने ज्यादा ml पानी को वो पिंक कर दिया है। तो क्या है कि वन क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट विच कीप इन डिवाइडिंग themselves into smaller and smaller particle, कि वो जो पोटासियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है वो आगे से आगे डिवाइड होता रहा। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, कि वो इतने छोटे होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज है वो कितना होगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे उनकी, कि उनमें क्या क्या गुण होंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। अभी हमने पढ़ा पहले वाला कि वो पार्टिकल्स है ना एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स मतलब क्या, कि उनमें कुछ ना कुछ स्पेस रहा होगा तभी वो मिक्स हो जाते हैं। तो क्या पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, कि उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। कैसे पता किया हमने, पानी में साल्ट मिला दिया, पानी में चीनी मिला दी, उसके बीच में स्पेस था तो जो भी साल्ट के पार्टिकल्स थे या शुगर के पार्टिकल्स थे उसमें मिक्स हो गए पानी के पार्टिकल में, क्योंकि उनके बीच में स्पेस रहा होगा। ऐसे साल्ट के पार्टिकल में भी जो छोटे छोटे पार्टिकल है तो वो भी आगे नीचे जाके डिजोल्व हो गए, उसके पार्टिकल्स में मिक्स हो गए। सुगर एंड साल्ट पार्टिकल ऑक्यूपाई स्पेसेस बिटवीन वाटर पार्टिकल, की जो शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल है ना या जो साल्ट के छोटे छोटे पार्टिकल है उन्होंने जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है उसको ऑक्यूपाई किया है। उसके बाद कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। कंटिन्यूसली मूविंग कैसे होते हैं, देखो कि जैसे आप लो
दो चीजें हैं हमारे पास, जैसे हमारी रसोई है, किचन है, उसमें जब खाना बनता है, कुक फूड है वो कुक किया जाता, खाना बनता है, तो जब वो खाना होता है ना, तो उसकी स्मेल हमारे पास से आती है ना, खाना बना, सब्जी वगैरह हमने बनाई है, तो उसकी स्मेल थोड़े से डिस्टेंस पे भी हमारी आती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो भी वो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। कैसे? जो हवा के पार्टिकल हैं, वो वाले जो पार्टिकल्स हैं इसके साथ मिल जाएंगे तो हवा के साथ ऐसे मिक्सअप होते चलेंगे और हमारी नोज तक आएंगे, जिससे हमें स्मेल आएगी। ऐसे ही अगर हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी स्मेल आती है, तो जो भी अगरबत्ती के पार्टिकल्स हैं वो हवा के, एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो जाएंगे, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे तो हमारी नोज तक उसकी स्मेल है वो आ जाती है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। कैसे पता चला? वी गेट स्मेल ऑफ कुक्ड फूड, स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक, की जो अगरबत्ती की स्मेल होती है वहां से हमें पता चला। अब देखो, जहाँ पे भी मूवमेंट की बात आएगी वहां पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी की बात आएगी, कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? मोशन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अब जब ये पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी का क्या रोल होता है? देखो, काइनेटिक एनर्जी और मोशन दोनों साथ में चलना आपने, ठीक है। तो लेकिन क्या होगा कि जैसे ये पानी है, ये ठंडा है, ऐसे इसके पार्टिकल में हल्की फुल्की मूवमेंट है, हल्की फुल्की काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन यही पानी के पार्टिकल हैं, जैसे ही मैंने इसको नीचे से हीट दी तो इनमें ऐसे ऐसे करके मूवमेंट स्टार्ट होगी, मूवमेंट होगी, इनकी फास्ट मूवमेंट हो जाएगी, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल कैसे दिया है? तो देखो, जैसे वाटर है और इंक हमने मिलाई तो ये कम टाइम लेंगी, और वाटर और हनी हमने लिया है तो वो ज्यादा टाइम लेंगी। ऐसे ही एक एग्जाम्पल हम लिया कि हमने KMnO4 लिया, लेकिन पानी हमारा गर्म है, तो गर्म है तो वो जल्दी से डिजोल्व हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा? कम टाइम लेगा। लेकिन वही पानी ठंडा है, वही पानी ठंडा है और हमने पोटेशियम पर मैग्नेटिक्स के सोल्यूशन उसमें डाले हैं तो वो घुलने में टाइम लेगा। जैसे ये नहीं होता कि जब हम पानी में ये चीनी घोलते हैं तो आप गर्म पानी में और ठंडे पानी में चीनी घोल के देखना, गर्म पानी में जल्दी घुल जाएगी। तो जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं ना, पहले नॉर्मल पानी में चीनी मिलाते हैं, थोड़े से पानी में बहुत सारी चीनी घोल के, उसके बाद ठंडे पानी में मिलाते हैं। अगर ठंडे पानी में डायरेक्ट आप चीनी घोलोगे तो वो जल्दी है वो डिजोल्व नहीं होगी। तो यहाँ पे यही बताया है, particle of matter are continuously moving, they possess kinetic energy, as the temperature increases movement of particle है वो भी increase हो जाएगी, और जो उनकी kinetic energy है वो भी increase हो जाएगी। kinetic energy का मतलब ही क्या है? movement है, motion है, जितना ज्यादा motion होगा उतनी ज्यादा kinetic energy होगी। अब देखो, मैंने बोला कि खाना बना रसोई में, किचन में, और उसकी स्मेल हमारे तक यहाँ तक आ रही है, तो वो क्या हो गया कि जो हमारे जो खाना है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो किसके साथ मिक्स हुए हैं? एयर के साथ मिक्स होके हमारे नोज तक आए हैं। ऐसे ही हमने बोला इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती वाली चीज हमने बोली कि अगरबत्ती है यहाँ पे, वो एयर के साथ मिक्स होके हमारी नोज तक आ रही है, जहाँ पे हमें स्मेल आई उसकी। ठीक है, तो ये जो इंटरमिक्सिंग होती है ना वन पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल में, इसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। The intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। अब आप पकड़ के तो उसको नहीं, जो अगरबत्ती के पार्टिकल है उसको पकड़ के तो हवा में नहीं मिला गई ना आप, वो तो अपने आप मिल गई। तो जो भी अपने आप जो पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग होती है उसको आप क्या बोलोगे? डिफ्यूजन बोलोगे। जैसे ही हीटिंग होगी तो डिफ्यूजन का रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के टाइम पे हम क्या देख सकते हैं कि पके हुए खाने की स्मेल आती है। ठंडा खाना हम नहीं बता सकते कि किचन में खाना बना या नहीं बना, बना के रख दिया क्या पता। लेकिन जैसे ही बना है खाना तो उसकी स्मेल से कई बार हम ये भी बता देते हैं कि क्या बना है खाने में। Movement of in particles of solid and liquid is also present, but there is very minute movement that we can't see with naked eye। कि जैसे क्या बोल रहा है कि जो सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं ना, अब देखो पानी रखा है वो तो हवा के साथ मिक्स होकर नहीं आएगा, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो मूवमेंट होती है बहुत कम होती है, कि हम सीधे तो देख भी नहीं पाते कि उनमें मूवमेंट होती है। कि तभी उनमें क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से उनके पार्टिकल में इतनी ज्यादा मूवमेंट है वो नहीं होती। तो डिफ्यूजन मेनली किस में देखने को मिलता है? आपको गैसेज में देखने को मिलता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो पार्टिकल्स हैं
कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ रहे हैं ना, तो 2 हम पढ़ के आ चुके हैं। पहली चीज हमने पढ़ी कि उनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि उनमें क्या होगी, मूवमेंट होगी, कंटिन्यूसली मूव करेंगे वो। उसके बाद आ गया हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सबको पता है ना, कि जो सॉलिड पार्टिकल है उनके जो सॉलिड है हमारे पास, सॉलिड सब्सटेंस है, उनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक तो यहाँ पे मैंने सॉलिड वुडन ब्लॉक रखा है, और एक यहाँ पे पानी है, और एक हवाई है हमारी। तो हाथ निकालना है ना, तो हवा में तो हम इजीली निकाल पाएंगे। उसके बाद लिक्विड में से भी हम हाथ निकाल सकते हैं ऐसे। लेकिन जब आप सॉलिड में से हाथ निकालोगे तो या तो आपका फोर्स बहुत लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर सॉलिड, जैसे मैंने यहाँ पे वुडन ब्लॉक रख दिया, तो अकेले हाथ से आप उसके आर पार है नहीं हाथ को भेज पाओगे। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनमें क्या होता है कि उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होता है, तो उनमें से हम अपने हाथ को भी नहीं निकाल सकते हैं। तो देखो, सबसे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सबसे ज्यादा होगा सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैस में। आयरन नेल कांट बी ब्रोकन इनटू पीसेस बाय बीटिंग इट। जैसे जो लोहे की कील होती है ना, उसको हम पीसेस में नहीं तोड़ सकते, क्यों? क्योंकि उसके जो भी पार्टिकल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। यही जो फोर्स होता है पार्टिकल्स को इकट्ठा मेंटेन करके रखता है। स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स डिपेंड ऑन वन मैटर टू अनदर। तो एक मैटर से दूसरे मैटर पे अलग अलग होगी। जैसे सॉलिड है उसमें सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद लिक्विड में होगी, देन क्या होगी, गैसेस में होगी। तो यही चीज यहाँ पे बताई दी गई है। उसके बाद आई स्टेट ऑफ मैटर। सबको पता है, हमें 3 स्टेट ऑफ मैटर तो हम से पढ़ते ही हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद 4th स्टेट आती है हमारी प्लाज्मा। उसके बाद 5th स्टेट भी आ गई है मैटर की, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था अब की बार एस्टेट 2024 में। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पे ही क्वेश्चन पूछा गया था कि इस फॉर्म को हम कैसे बनाते हैं। उसमें 3 ऑप्शन ऐसे थे जिनका कोई मतलब ही नहीं था, और 4th क्वेश्चन था वही आंसर था। तो सबसे फर्स्ट स्टेट हम क्या पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट। तो बस अब देखो, इस लेवल पे आके अगर हम इस चीज को पढ़ेंगे ना, तो हमें सबको पता होता है कि सॉलिड है उसकी डेफिनेट शेप होती है। डेफिनेट शेप मतलब कि सॉलिड को आप ना तो प्रेशर के साथ दबा सकते हो, ना उसको फैला सकते हो, तो फैला भी नहीं सकते, तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है कि जितने वॉल्यूम में वो है उतने में ही रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि उसको फैला दे। अब जब गैस है जैसे, तो गैस को आप जितने वॉल्यूम में रखोगे उतने में ही फैल जाएगी वो। लेकिन वो जो सॉलिड है, अगर मैंने सॉलिड वुडन ब्लॉक रखा है, तो आप उसको छत पे रखो, कमरे में रखो, दूसरे कमरे में रखो, कहीं भी रखो, उसका वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। लेकिन जैसे गैस है हमारी, उसको मैंने इतने से सिलेंडर में रखा तो वो उसमें से सही है, उसके बाद बड़े वाले में रखा तो उसमें भी सही है, वो कमरे में मैंने खोल दिया तो वो पूरे कमरे में स्पेस ले लेगी, तो उसका वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होता। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि हम किसी चीज को प्रेशर के साथ दबा सकते हैं, तो हम नहीं दबा सकते सॉलिड को। जैसे वुडन ब्लॉक हो गया, हमारी चेयर हो गई, टेबल हो गई, तो क्या हम उनको कंप्रेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सॉलिड हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री। डिस्टिंक्ट बाउंड्री क्या है, देखो जैसे ये है, ये हमारा बॉक्स है, तो इस बॉक्स को कहीं पे रखो, तो ये वाली जो बाउंड्री ऐसी नहीं है किसी सब्सटेंस के साथ घुल मिल के हमारा बॉक्स कुछ और ही बन जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि डेफिनेट शेप होएगी, फिक्स वॉल्यूम होएगा, कंप्रेसिबिलिटी होती नहीं है, और जो बाउंड्री है वो डिस्टिंक्ट होती है। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, द कैपेसिटी ऑफ समथिंग टू रिड्यूस इन साइज बाई प्रेशर। तो क्या होगा कि किसी चीज की कैपेसिटी की हम उसको प्रेशर लगा के उसको कंप्रेस कर दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे। जैसे बैलून है ना, उसको कंप्रेस कर सकते हैं हम। अगर फूला हुआ बैलून है तो हल्का सा ज्यादा करेंगे तो वो फट जाएगा, लेकिन हल्का सा उसको हम कंप्रेस वो कर सकते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, किसी सबस्टांस की कैपेसिटी कि उसको हम उसके साइज को रिड्यूस कर दें उसको दबा के। उसके बाद सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। दे हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। अगर हमने उस पे आउटसाइड फोर्स लगाया भी है ना, तो वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखेंगे, उसकी शेप चेंज नहीं होगी, भले ही वो क्या हो जाए, टूट जाएंगे, लेकिन अपनी शेप को चेंज नहीं होने देंगे सॉलिड पार्टिकल्स। एग्जाम्पल के लिए हम रबर बैंड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। Solid may break under force but it's difficult to change their shape.
कि वो अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे, वो टूट सकते हैं। दे डू नॉट शो डिफ्यूजन, उनमें डिफ्यूजन भी होता है, उनके पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं, तो डिफ्यूजन कहाँ से होगा, मूवमेंट उनमें इतनी ज्यादा होती नहीं है। जैसे रबर बैंड है, तो रबर बैंड क्या होगा, सॉलिड हो गया। जैसे ही आप इसको खींचोगे तो क्या होगा, एक बार तो मैं मान लिया इतना रबर बैंड, तो खींच के इतना बढ़ा दिया हमने, ऐसे कर दिया, बढ़ा दिया इसको। लेकिन अगर एक टाइम ऐसा आएगा, अगर उसके बाद आपने इसको खींचा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। A rubber band changes shape under force and regains the same shape when the force is removed. If excessive force is applied, it breaks. कि ये क्या होगा, एक्सेसिव फोर्स अप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यही दिखाया गया है, बस एग्जांपल बताए गए हैं। तो क्या हो गया, सॉलिड की मेन प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। क्या, डेफिनेट शेप होगा, वॉल्यूम डेफिनेट होगा, डेफिनेट शेप हुई, वॉल्यूम डेफिनेट होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबल नहीं है। उसके बाद क्या है, इतने रिजिड अपनी शेप को मेंटेन करके रखेंगे। हाथ से लिख रही हूँ ना तो इसलिए हो रहा है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। उसके बाद ये तो रबर बैंड का एग्जांपल हो गया। ये एग्जांपल जो मैंने लिखे ना, याद रखने हैं आपने, एनसीईआरटी से एज इट इज है ये। इसको पढ़ के एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि कोई भी चीज आपने नहीं पढ़ी हुई पहले। शुगर के पाउडर साल्ट पार्टिकल है, जैसे एक एक शुगर का पाउडर है, चीनी ले हम एक एक दाना उसका, तो उसकी जो शेप होती है, हर एक पार्टिकल की अपनी इंडिविजुअल शेप नहीं होती है। और आप उसको एक डब्बे में रखो या चाहे आप उसको एक बड़े डब्बे में, छोटे डिब्बे में, जैसे भी रखोगे ना, हर एक पार्टिकल की जो अपनी इंडिविजुअल शेप है वो चेंज नहीं होगी, वो शेप अपनी फिक्स होती है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर साल्ट पार्टिकल रिमेन फिक्स्ड, कि हर एक शुगर साल्ट पार्टिकल की जो इंडिविजुअल पार्टिकल की जो शेप होती है वो हमेशा फिक्स रहती है। उसके बाद स्पंज, स्पंज है, एक बार तो आप स्पंज से देखो ना, लिक्विड है ना गैस है तो वो भी सॉलिड, लेकिन जैसे ही आप उसको एक, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं कि उनमें एयर घुसी हुई होती है। अकेले स्पंज है, अगर उसमें से हवा निकाल दो तो वो कंप्रेसिबल नहीं रहेगा, लेकिन स्पंज में छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनमें एयर फंसी हुई होती है, तो जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे, जो वो एयर है वो बाहर हो जाएगा और उसको कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल ये किसका है, सॉलिड का ही है। उसके बाद सेकेंड आ गई हमारी लिक्विड स्टेट। लिक्विड है, देखो इसकी वॉल्यूम तो देखो, मैंने लिया 10 ml पानी, वाटर 10 ml, तो देखो चाहे ये छोटा जग है चाहे ये बड़ा जग है, तो मैं इसमें डालूंगी तो भी 10 ml है, और मैं इसमें डालूंगी तो भी 10 ml है, सेम है ना। तो क्या हुआ कि वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अब देखो मैंने इस बर्तन में डाला तो वो इस इतने में आएगा क्योंकि छोटा है, अब बड़े वाले में डाला तो वो इतने में ही आ जाएगा क्योंकि इसकी चौड़ाई ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या, कि शेप तो चेंज हो रही है, जैसे बर्तन में हम डाल रहे हैं वैसे ही बर्तन में उजाला उसकी शेप ले रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। 10 ml है तो वो 10 ml ही रहेगा, तो यही चीज यहाँ पे बताई है। लिक्विड है और नो फिक्स शेप, उनकी शेप फिक्स नहीं होती लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है। दे टेक अप स्पेस शेप ऑफ कंटेनर, सही बात है कि जैसे भी कंटेनर में हम उसको डालेंगे वो उसी की शेप ले लेंगे। लिक्विड फ्लो एंड चेंज देयर शेप सो दे आर नॉट रिजिड, रिजिड नहीं है, वो अपनी शेप चेंज कर रहे हैं। ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फ्लो, हाँ अब देखो लिक्विड है वो फ्लो तो होता है, बहता तो है, जैसे पानी बहता तो है, और उनकी फ्लो होने की एबिलिटी की वजह से ही हम उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड। उनकी फ्लो होने की एबिलिटी की वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, सही बात है, डिफ्यूज का मतलब घुलना, कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं, जैसे हमने शुगर घोल दी पानी में या तो साल्ट घोल दिया पानी में, तो डिफ्यूज तो हो रहे हैं। गैसेज भी डिफ्यूज हो जाती है, जैसे पानी में आपने सुना होगा ना कि ऑक्सीजन होती है, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वो ऑक्सीजन पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं, तो सही बात है, वो तो मिक्स तो वहां पे भी हो रहा है। Different types of particle of matter mix with each other. They do so by getting into spaces between the particles. Diffusion कैसे हो रहा है? Diffusion हो रहा है किस कैसे हो रहा है diffusion? Particles हैं वो आपस में intermix होते चले जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा अगर diffusion की बात आएगी तो वो gaseous particle में ही आएगी, कि उनमें ही क्या हो रहा है, diffusion हो रहा है। Rate of diffusion in liquids इज हायर देन, देखो सॉलिड के बजाय लिक्विड में ज्यादा है डिफ्यूजन का रेट, सॉलिड में तो है ही नहीं डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा। उसके बाद लिक्विड में है हल्की फुल्की, और गैसेज में डिफ्यूजन है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लिक्विड पार्टिकल है ग्रेटर स्पेस होता है, इसके बाद क्या होता है, वो पार्टिकल्स हैं उसमें मिक्स हो जाते हैं क्योंकि उनमें हल्का फुल्का स्पेस होता है, सॉलिड पार्टिकल में नहीं होता, गैसेज में तो स्पेस ही स्पेस है, तो इंटरमिक्सिंग है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। थर्ड स्टेट हमारी आ गई क्या, गैसियस स्टेट।
गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल होती है वो कि जितने में दबाओगे, देखो एक गैस है वो इतने कंटेनर में है, आप उसको दबा के इतने कंटेनर में भी डाल सकते हो, तो इसलिए उनको हाईली कंप्रेसिबल बोला है। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉलर वॉल्यूम एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली, कि जो बड़े बड़े वॉल्यूम है ना गैसेज के, उनको भी छोटे से में एक्वायर कर सकते हो आप, और उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप ये भी देख लो, एलपीजी होती है हमारे घरों में, उसके बाद सीएनजी फ्यूल के जैसे होते हैं, देखो इतनी ज्यादा सीएनजी होती है, वो 10 किलो के करीब आ जाती है गाड़ी वाले जो सिलेंडर होता है उसमें, और फिर वो आ जाती है एक छोटे से सिलेंडर में। तो सही किसकी वजह से, कंप्रेसिबिलिटी की वजह से। और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात आती है तो गैस मिक्सिंग होनी है, मिक्सिंग होने के लिए क्या चाहिए, पार्टिकल्स में स्पेस चाहिए, जितना ज्यादा पार्टिकल्स में स्पेस होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, डिफ्यूजन होगी। तो गैसेज में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होएगा, देन लिक्विड में, देन सॉलिड में। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम गैसेज शो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इन अदर गैसेज, की एक गैस की मिक्सिंग अगर दूसरी गैसेज में करवानी है ना, वो तो और भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनमें जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा होता है। द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज मूव रैंडमली एट वेरी हाई स्पीड एंड, देखो पार्ट जैसे मैंने ये गैस ली है, ये मेरा कंटेनर है, इसमें गैस है, तो वो क्या होगी, गैस के पार्टिकल्स है ना उनमें मूवमेंट होगी, जैसे ऐसे ऐसे तेज 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 तेज, तो वो खुद के साथ तो ही कोलाइड करेंगे ही करेंगे, साथ में जो वॉल कंटेनर है ना इसकी वॉल्स के साथ भी वो करेंगे, कोलाइड करेंगे, और इसके कंटेनर पे क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे प्रेशर ऑन ईच अदर। देखो यही से था ना हमारा कि वो आपस में तो एक्सर्ट करेंगे प्रेशर एक दूसरे पे भी, और साथ में कंटेनर की वाल्स के साथ भी वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स बाय एरिया होता है, तो बस हल्का फॉर्मूला है। बाकी क्या ध्यान रखना आपने कि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ तो कोलाइड करेंगे ही करेंगे, साथ में जो कंटेनर है उसकी वाल्स के साथ भी कोलाइड है वो करेंगे। ना इनकी फिक्स वॉल्यूम होती है, ना इनकी फिक्स शेप होती है, वॉल्यूम जितने में डालोगे उतने में फैल जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होता ही नहीं है। अब देखो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के डायरेक्टली, तो मास सॉलिड का सबसे ज्यादा, लिक्विड का देन उसके बाद गैस का। अगर वॉल्यूम की टर्म में देखोगे तो गैस वॉल्यूम सबसे ज्यादा, देन लिक्विड का वॉल्यूम, देन सॉलिड का, तो कोई सा भी देख लो। उसके बाद ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखो आयरन है, चौक है, कॉटन है, हनी है, एग्जस्ट फ्रॉम एयर है, एयर है। तो आपने बताना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो आयरन का मास सबसे ज्यादा है, उसके बाद चौक का है, उसके बाद कॉटन का है, कॉटन के बाद हनी का है, उसके बाद हवा से थोड़ा सा गहरा होता है जो धुआं होता है, तो एग्जस्ट फ्रॉम एयर हो जाएगा। उसके बाद कि क्या मैटर है, क्या जो ये स्टेट हमने पढ़ी सॉलिड लिक्विड गैस वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल है या नहीं है। तो देखो सॉलिड है, मैं इसको हीटिंग दूंगी तो ये क्या करेगा, मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, सही बात है। उसके बाद लिक्विड है वो गैस में चेंज हो जाएगा। तो यही पूछा गया कि ऐसा हो सकता है कि जब भी सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, और जब लिक्विड से गैस चेंज होता तो हम इसको इवेपोरेशन बोलते हैं। अब केस ऐसा भी है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, तो जब भी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा तो हम उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, और जब गैस से एकदम से सॉलिड में चेंज हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, उस केस में हम बोलेंगे इसको डिपोजिशन बोलेंगे। तो ये सही बात है कि चेंज तो जो स्टेट है वो चेंज तो हो रही है, कैसे चेंज हो रही है वो देखेंगे। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, वो फ्यूजन हो जाएगा, इवेपोरेशन नहीं आएगा यहाँ पे, फ्यूजन होएगा, चाहे मेल्टिंग बोल लो इसको, क्योंकि इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, लिक्विड का वेपर्स में बदलना होता है इवेपोरेशन। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होएगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, या तो मेल्टिंग लिख लो। कि जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होंगी तो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे ज्यादा स्पीड के साथ। क्या कि जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो मूवमेंट बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी है उनकी वो भी इंक्रीज होगी। एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, जो पार्टिकल्स हैं वो लीव करेंगे उसकी पोजीशन को, फ्रीली वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। द स्टेज इज रीच्ड व्हेन सॉलिड मेल्ट एंड इज कन्वर्टेड टू ए लिक्विड, कि हमने सॉलिड को पार्टिकल है
उसको हीट दी है, तो जब उसको हीट दी है तो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होना स्टार्ट होंगे, उनमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने से जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो क्या आगे, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। कि ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पे जो सॉलिड है वो लिक्विड में मेल्ट हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक टाइप से कि जितना ज्यादा सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा हमें हीट देनी पड़ेगी, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन सॉलिड इज द इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या इंडिकेट करेगा कि जो भी पार्टिकल्स है उनके बीच में कितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही क्या होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 273.15 केल्विन होता है। तो देखो क्या बोल रहा है कि व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट टेम्परेचर रिमेन सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। कि जब भी सॉलिड मेल्ट होता है, देखो यहाँ पे मैंने सॉलिड पार्टिकल रखा है, ऊपर हीट दे रही हूँ मैं, हीट दे रही हूँ लेकिन टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों। तो देखो ये जो सॉलिड पार्टिकल है इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो स्टार्टिंग में जो भी मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है, हीट मैंने दी है, तो वो कहाँ पे जाएगा, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में जाएगा। तो जैसे ही इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होगा, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, तब एक टाइम तक तो वो क्या होगा कि जो हम हीट दे रहे हैं ना वो टेम्परेचर चेंज कर ही नहीं रही, वो जो हीट दे रहे हैं वो कहाँ पे जा रही है, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में ही जा रही है। स्टेट तो चेंज हुई नहीं है, पहले इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल का है वो ब्रेक होगा। तो इसीलिए जो हीट हम पहले देंगे उससे जो टेम्परेचर चेंज नहीं आता उसी हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट में छिपी हुई, कि वो हीट छिप रही है, हमें दिखाई नहीं दे रही कहाँ पे गई, क्योंकि टेम्परेचर चेंज उसने नहीं दिखाया है। तो वो हीट गई कहाँ पे, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में वो हीट गई है, तो वहां पे टेम्परेचर है वो रेज नहीं होता इनिशियली। तो ऐसा क्यों होता, देखो, the temperature of system does not change after the melting point is reached till all ice melt। जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी ना तो तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब तक जो भी हीट हमने दी है वो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज होगी। This happens because the heat we give is used in overcoming the force of attraction between the solid particle। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी हीट हमने दी है ना वो कहाँ पे यूज होगी, जो भी पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने में यूज होगी। as this heat energy is absorbed by ice without showing any change in temperature। तो यही चीज मैंने आपको बताई है कि वहां पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनिशियली जब तक उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होएगा जो भी हीट हम देंगे वो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज होगी। इट इज कंसिडर दैट इट गेट्स हिडन इन द कंटेंट ऑफ बीकर, कि वो बीकर के कंटेंट में छुप गई है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट और हिडन। तो लेटेंट हीट की अगर डेफिनेशन आपने देखनी है तो क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ये वाली चीज याद रखनी है कि उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसमें जितनी भी हीट हम दे रहे हैं 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिंपल सी बात है कि जैसे हमने आइस से लिक्विड बनाना है तो मैं जब इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, हीट दूंगी इसको, तो इन स्टार्टिंग में टेम्परेचर है, जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो हीट मैंने दी है, जो टेम्परेचर मैंने बढ़ाया है, वो इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेगा, वो उसमें ही चली जाएगी वो हीट। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, हिडन हीट बोलते हैं। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster। अब हमने सॉलिड से लिक्विड में बदल दिया, अब हम लिक्विड से गैस में बदलेंगे। At a certain temperature, a point is reached when the particle have enough energy to break free energy the force of attraction each other। जैसे सॉलिड से लिक्विड में बदला, ऐसे ही हमने लिक्विड को फिर से हीट दे दी, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होगा, उनमें इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो वेपर में चेंज हो जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन बोलेंगे। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। तो इस टेम्परेचर में गैस में बदलेगा। अब देखो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे हमने देखा था
कि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाए, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं। अब जब हमारे जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाए, बॉईल होना स्टार्ट हो जाए, गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ये याद रखना आपने। बॉइलिंग क्या है, बल्क फिनोमिना। दो टाइप के फिनोमिनन होते हैं, एक सरफेस और एक बल्क। बल्क बल्क क्या है कि पूरा जो भी हमने लिक्विड लिया है ना, पूरा बल्क में से वो प्रोसेस होगा। और एक ऐसा प्रोसेस जो बस सरफेस से होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस फिनोमिना। और जो हमारा बॉइलिंग है, बी से बॉइलिंग, बी से बल्क फिनोमिना, आपने याद रखना है कि जो हमारे बल्क का मतलब क्या है कि पूरा जो भी हमने पार्टिकल्स लिए हैं, सारे पार्टिकल, उसमें से ही तो हीट एनर्जी उनको हम देंगे। पार्टिकल्स होंगे जो बल्क में से, वो हीट लेंगे और वेपर स्टेट में चेंज हो जाएंगे। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट, कि जो पार्टिकल्स हैं वो एनफ एनर्जी लेंगे और उसमें चेंज हो जाएंगे। Particle at 100 degree steam have more energy than particles of liquid at same temperature. तो देखो, एक तो 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम के पार्टिकल्स हैं और एक है लिक्विड के पार्टिकल्स। तो ये इनमें ज्यादा हीट क्यों होती है, तो देख, जो मैंने लिक्विड लिया है ये मेरा 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब इसमें से क्या होगा, वो भाप बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो भाप बनना स्टार्ट हुई 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो लेकिन जैसे ही यहाँ पे भाप बनने तक जो हीट हमने दी है, तो वहाँ पे ये, यहाँ पे वो हीट तो ज्यादा है। मतलब क्या कि लेटेंट हीट तो यहाँ पे ज्यादा है, जो यहाँ पे तो लेटेंट हीट का मीनिंग ही नहीं है ही नहीं यहाँ पे तो लेटेंट हीट। लेकिन यहाँ पे लेटेंट हीट ज्यादा है कि जो हमने लिक्विड से गैस में बदलने के लिए, जब तक लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुए, हमने टेम्परेचर रेज किया, तो वो वाली हीट भी तो कंसीडर होगी। तो इसीलिए जो पार्टिकल्स होंगे 100 डिग्री स्टीम पे, वो ज्यादा एनर्जी उन पे, उनके पास ज्यादा एनर्जी होगी बजाएगी किसके, लिक्विड पार्टिकल्स के सेम टेम्परेचर पे। दिस इज बिकॉज पार्टिकल ऑफ स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसीलिए क्या कि जो स्टीम के पार्टिकल हैं उनमें एक्स्ट्रा हीट होती है, कि जब हमने लिक्विड से गैसेस फॉर्म में बदलना चाहा ना, तो लिक्विड को जो हीट दी हमने, जब तक उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक नहीं हुए, तब तक जो वो हीट है उसमें कंज्यूम होती गई लेटेंट हीट के रूप में, और इसीलिए उसमें क्या होती है, एनर्जी ज्यादा होती है। तो यहाँ से देखो, जैसे मैंने हीट दिया, तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे पहले तो वाटर ही था, ठीक है, बॉईल होना स्टार्ट हुआ है। अब हल्का हल्का वो स्टीम में बदलना स्टार्ट हुआ है, और यहाँ से उसकी स्टीम बदलेगी और जो पार्टिकल्स हैं सारे गैसेस फॉर्म में बदल जाएंगे, ठीक। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर दिया गया, उसके बाद वो स्टीम में चेंज होगा। तो ये वाले प्रोसेस आपने याद रखने हैं कि जब भी सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, या तो मेल्टिंग बोल लो या तो फ्यूजन बोल लो। उसके बाद लिक्विड से गैस में चेंज होगा तो वो इवेपोरेशन होगा। गैस से लिक्विड में चेंज होगा तो कंडेंसेशन होगा। लिक्विड से सॉलिड में चेंज होगा तो फ्रीजिंग कहलाएगा। सॉलिड से डायरेक्टली गैस में, जैसे नेफ्थलीन बोल होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। और गैस से सॉलिड में चेंज होगा तो उसको हम डिपोजिशन बोलेंगे। तो ये वाले प्रोसेस है ना 4-5, इनको आपने अच्छे से याद करना है। सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी से ही हैं, तो अच्छे से सपोर्ट दिखाना, तभी वीडियो कंटिन्यूटी में आएंगी। सारा सिलेबस करवाना मेरी जिम्मेवारी है, आपने अगर सपोर्ट अच्छा दिखाया तो। अदरवाइज तो देखो, फिर टाइम निकालना बेफिजूली लगती है। मोटिवेशन के बिना तो कोई चीज़ होती ही नहीं। मैं भी तो आपकी जैसी हूँ। सब्लिमेशन क्या, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, कि सॉलिड से गैस में बदल जाना, लिक्विड में बदले बिना ही, उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। और गैस से वापस से सॉलिड में बदल जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस इनटू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। उसके बाद कि प्रेशर को चेंज करने से क्या होगा, तो देखो ये मेरे हैं लिक्विड के पार्टिकल। अब मैंने इसको प्रेशर दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पिस्टन लगाया ऊपर, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया। अब मैंने ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया, ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये मैंने लिए गैस के पार्टिकल, ठीक है, ये गैस के पार्टिकल मैंने लिए, क्योंकि लिक्विड को तो हम नहीं दबा सकते ना ऐसे पिस्टन की हेल्प से। उसके बाद गैस के पार्टिकल लिए मैंने, पिस्टन की हेल्प से इनको दबाया, और ये जो गैस के पार्टिकल हैं वो इतने रह गए फिर मेरे। तो होता क्या है, पहले ये जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर थे, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम था, और इनके बीच में अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बढ़ता गया। तो ये पास पास आते गए, पास पास आते गए, तो गैस है वो किस में बदलना स्टार्ट हो गई, लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो गई। और ये 2025 का क्वेश्चन है। देखो 2 क्वेश्चन आ गए इस यूनिट से भी, कि अगर हमने गैस से लिक्विड में बदलना तो क्या चाहिए, 2 चीजें वहां पे चाहिए थी। लास्ट क्वेश्चन था ये, डी कोड का मैंने लिखा था।
डी कोड में लास्ट क्वेश्चन था कि हम उस पर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर लगाएंगे ना तो वो क्या हो जाती है, गैसेज है वो लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो गैसेज के पार्टिकल वो पास पास आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब सॉलिड में पार्टिकल के बीच में स्पेस कम था, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा था, गैसेज में और ज्यादा था, यही डिफरेंस था ना। अब गैसेज के पार्टिकल को आप बहुत ज्यादा पास पास ले आओगे तो वो लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाएंगे, और लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो गए तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे कि गैसेज है वो लिक्विफाई हो गई। यही क्वेश्चन आया था, देखो बिल्कुल जमा सेम टू सेम। अप्लाइंग प्रेशर एंड रेड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। ठीक है, उसके बाद सोलिड CO2। अब CO2 है गैस फॉर्म में होती है, लेकिन अगर आपको इसको CO2 फॉर्म में रखना है तो सिंपल सी बात है, एक गैस को आप सोलिड फॉर्म में रखोगे तो उसमें प्रेशर है वो तो हाई ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो सोलिड CO2 है, सोलिड CO2 को आप क्या बोलोगे, ड्राई आइस बोलोगे। इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, वो हाई प्रेशर के अंडर है वो स्टोर की जाती है। सोलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड इन टू गैसियस स्टेट। तो सॉलिड है वो CO2 वो गैस में बदल जाएगी अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज वहाँ पे किया है, वो लिक्विड में चेंज नहीं होगी डायरेक्टली। सॉलिड CO2 है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगी, गैस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज नहीं होगी। इन केस ऑफ लिक्विड, in case of liquids, a small fraction of particle at the surface having higher kinetic energy is able to break away force of attraction of other particle and get converted into vapor। तो क्या होगा कि जैसे हमने लिक्विड लिए हैं तो उसमें से क्या हुआ, जो सरफेस के पार्टिकल है, मैंने बॉईल किया लिक्विड को, लिक्विड, एक मिनट, देखो हमारा ये वाला रह गया, मैं भी सोच रही ऐसे बिना टॉपिक कैसे स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से हल्का सा नीचे से रह गया था। तो देखो यहाँ तक हो गया हमारा, प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगी, गैसेस लिक्विफाई हो जाएंगी। सॉलिड CO2 को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। सॉलिड CO2 वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगी, गैसेज में। अब हमारा सेकंड फिनोमिना आता है इवेपोरेशन। पार्टिकल ऑफ मैटर आर नेवर एट रेस्ट, ये तो हमने देखा था कि कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy। देखो जैसे मैंने यहाँ पे हीट दी तो पार्टिकल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी है, तो जैसे ही ये सरफेस वाले पार्टिकल है ना, इनको मौका मिलेगा तो ये क्या करेंगे, सरफेस को छोड़ के गैसियस फॉर्म में बदलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। कि लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा, तो उसको आप क्या बोलोगे, इवेपोरेशन है वो बोलोगे। यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि स्मॉल फ्रैक्शन होगी सरफेस पे से, वो हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और वो क्या करेगा, सरफेस से जाके किसमें चेंज हो जाएगा, वेपर्स में चेंज हो जाएगा। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एन टेम्परेचर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग है कि इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर है वो करेंगे, एक बार मैं आपको वैसे बता देती हूँ। सबसे पहला फैक्टर होगा सरफेस एरिया। कैसे, सरफेस एरिया का मतलब एक तो इतना पानी है इवेपोरेशन होना है, और एक इतनी जगह से पानी इवेपोरेट होगा, तो सिंपल सी बात है कौन सा ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा ना इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब क्या, एक तो यहाँ से पार्टिकल गैस में बदलेंगे और एक देखो यहाँ से भी बदलेंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अगर ऐसे समझ नहीं आता, आपके गीले कपड़े हैं, एक तो आप उनको पास पास सुखाओगे और एक आप उनको छिदा के मतलब बिल्कुल ऐसे एक साइड मतलब पूरा फैला के सुखाओगे, तो कौन सा ज्यादा जल्दी सूखेगा, फैलाने वाला ना। फैलाने वाले में क्या किया हमने, एरिया को बढ़ाया है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही क्या होगा, हमारा इवेपोरेशन ज्यादा होगा। और जैसे बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना था ना, कि बल्क से जो पार्टिकल बॉइल होंगे, वैसे ही इवेपोरेशन है वो सरफेस वाले पार्टिकल का हो रहा है, तो इवेपोरेशन क्या होगा, एक सरफेस फिनोमिना होगा। पहली चीज क्या, कि सरफेस एरिया ज्यादा, इवेपोरेशन ज्यादा। सेकेंड हमारे पास क्या आएगा, टेम्परेचर। अब देखो एक तो यहाँ से लिक्विड है, वो ऑटोमेटिक अपने आप से इसमें वेपर में चेंज होगा। एक मैं यहाँ पे हीट दे रही हूँ, नीचे से हीट दे रही हूँ, तो फिर वो वेपर में चेंज होगा। तो किस में ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा ना, हमने हीट दी है पार्टिकल में, काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज होगी, तो जो पार्टिकल है वो इस वेपर्स में बदलना है वो शुरू हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड है क्या, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, नमी। नमी हम नहीं बोलते कि आज जो मौसम है वो ह्यूमिड है, मतलब उसमें नमी है। नमी का मतलब क्या है, कि एयर में पानी का कंटेंट होना। अब देखो एयर की भी एक कैपेसिटी होती है कि इतना पानी वो होल्ड करके रखेगी।
एक लिमिट होती है इसकी भी। लेकिन अब हम इवेपोरेशन कर रहे हैं तो अगर एयर में पानी की अमाउंट है वो ज्यादा हो गई तो उसकी भी तो लिमिट है पानी को होल्ड करने की, तो और पानी है वो होल्ड नहीं कर पाएगी, तो क्या होगा, हमारा इवेपोरेशन है वो कम होने लगेगा अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है। कैसे समझोगे? बारिश का मौसम है, नमी है, मतलब ऐसे बारिश हो नहीं रही है, मौसम है, और एक है बिल्कुल धूप वाला मौसम, आपने कपड़े सुखाने हैं, इसमें सूखेंगे या इसमें सूखेंगे? धूप में सूखेंगे इसकी बजाय। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले से ही हमारी जो एयर है उसमें पानी के कंटेंट मौजूद है तो और कंटेंट क्यों लेना चाहेगी एयर, तो इसीलिए वहां पे इवेपोरेशन की अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताई। देखो सबसे पहला क्या है, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे गीले कपड़े हैं, है ना, जब हम उनको फैलाते हैं तो वो सूख जाते हैं। उसके बाद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज हो जाएगी और वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद है ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या होगा कि कितना अमाउंट वाटर का हवा में प्रेजेंट है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर, कि जो ये एयर है ना वो भी एक लिमिट का पानी ही होल्ड करके रख सकती है। इफ अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज हाई ऑलरेडी, अगर पहले से ही ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यही चीज है। अब है विंड की स्पीड। विंड की स्पीड देखो, वही कपड़े सुखाने वाला अपना नॉर्मल डेली लाइफ का एग्जांपल याद रखो। एक तो कपड़े सुखाने मैंने वैसे ही सुखाने, और एक हवा चल रही है तेज तेज, तो क्या हुआ है, जो तेज हवा चल रही है ना उसमें ज्यादा इवेपोरेशन हुआ, मतलब ज्यादा तो जल्दी कपड़े सूखेंगे तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ऐसे करके याद रखो। विद इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, कि जो भी पार्टिकल्स है वाटर वेपर के वो विंड के साथ है क्या हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे। तो जो हमारी सराउंडिंग है उसमें से वेपर है डिक्रीज हो जाएगी, तो जो हमारा इवेपोरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद ये वाला लास्ट टॉपिक हमारा है, हाउ डज इवेपोरेशन काज कूलिंग, कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है। ये देखो, जैसे हमारा मटका होता है ना ठंडा, उसमें ठंडा पानी होता है, क्यों होता है? जैसे मैंने हाथ है, मेरा हथेली है, पाम पे हम एसीटोन रखते हैं, तो एसीटोन क्या होता है, वो डायरेक्टली उसमें गैस में चेंज हो जाता है, तो वहां पे आपको कूलिंग मिलेगी। ऐसा क्यों होता है, कूलिंग क्यों मिलती है? तो देखो ऐसा क्यों होता है कि इवेपोरेशन से क्या हो जाता है, जो हमारा लिक्विड है, इवेपोरेशन में होना क्या होता है, लिक्विड है वेपर्स में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज होगा। अब लिक्विड है ना, उसको वेपर में चेंज होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से वो एब्जॉर्ब करेगा, वो एनर्जी वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा। सराउंडिंग से वो लिक्विड वेपर्स में चेंज होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब जैसे ही वो एनर्जी है लिक्विड एब्जॉर्ब करेगा और वेपर में चेंज हो जाएगा, तो सराउंडिंग से उसने एनर्जी है वो एब्जॉर्ब की है, तो सराउंडिंग में क्या हो गई, कूलिंग हो गई, तो इसीलिए हमें कूलिंग लगती है। अब जैसे मैंने हथेली पे एसीटोन रखा है, तो एसीटोन को बदलना है गैस में, मतलब वेपर में बदलना है, तो वो क्या करेगा, मेरे हथेली के आसपास में से क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी गेन करी, खुद तो वो वेपर में चेंज हो गया लेकिन एनर्जी यहाँ से तो कम हो गई ना एनर्जी, तो इसीलिए वहां पे कूलिंग हो जाती है। ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं, देखो हमारा मटका होता है, जैसे ये इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होंगे, तो इनमें से क्या होगा, पानी है, पानी के जो पार्टिकल होंगे वो यहाँ से जो एनर्जी है उसको क्या करेंगे, गेन करेंगे। गेन करेंगे तो वो तो इवेपोरेट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से जो उन्होंने पार्टिकल्स ने एनर्जी गेन करी है, इसके आसपास का एरिया वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, तो इसीलिए जो मटका है उसमें पानी हमारा ठंडा रहता है। तो समझ आया होगा होपफुली आपको ये। The particle of liquid absorb energy from surrounding to regain the energy lost during evaporation, कि वो particles क्या करेंगे, evaporation में जो भी energy इंक्रीज हुई है, मतलब डिक्रीज हुई है, सॉरी, कि जो भी एनर्जी, देखो इवेपोरेशन हुआ है ना तो उसको एनर्जी चाहिए है, तो वो एनर्जी है, एनर्जी लेके वो इवेपोरेट हो गया, तो वो एनर्जी उन्होंने कहाँ से लिया, साइड से लिया, तो जो एनर्जी वो साइड में एब्जॉर्ब करेंगे साइड से एनर्जी, तो जो सराउंडिंग है उसको क्या बना देंगे, कोल्ड बना देंगे। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड, तो इसीलिए सराउंडिंग को वो कोल्ड बना देते हैं। इसलिए एसीटोन उन पाम, जैसे हथेली पे एसीटोन रखोगे आप, पानी का छिड़काव इसीलिए किया जाता है कि जो जैसे जमीन ठंडी हो जाती है पानी का छिड़काव करेंगे तो, क्यों, क्योंकि जो पानी के पार्टिकल हैं वो जमीन से एनर्जी को गेन करके खुद तो इवेपोरेट हो गए और यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज हो गई, तो इसकी वजह से कूलिंग हो गई। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर, कॉटन क्लोथ क्यों पहनते हैं हम गर्मियों में,
इसलिए पहनते हैं। उनकी एब्जॉर्बिंग पावर होती है अच्छी, कि जैसे ही हमें पसीना आया उन्होंने एब्जॉर्ब किया हमारे पसीने को, उसके बाद क्या होगा, इवेपोरेशन कर देंगे। इवेपोरेशन करेंगे तो हमारी बॉडी को कूलिंग फील होगी। एक बार आप ये करना, बिल्कुल गर्म जगह से एकदम से एसी में जाओगे ना तो बिल्कुल ऐसे ठिठुर के ठंड लगेगी, एकदम से ऐसे कंपन सी होगी, तो वो इसीलिए होती है। Cotton being a good absorber of water helps in absorbing the sweat and exposing it the atmosphere for easy evaporation. उसकी sweat absorbing capacity अच्छी होती है, इसलिए उसको यूज करेंगे। We see water droplet in outer surface of glass water containing ice cold water. तो देखो ये मेरे पास ग्लास है, इसमें है बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी है। तो देखो ठंड, यहाँ जो पार्टिकल है, गैस के पार्टिकल तो हर जगह होते हैं, जो वाटर वेपर होती हैं वो तो हर जगह होती हैं। अब इन्होंने दिखा यहाँ पे ठंडा मौसम, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से कूलिंग लेंगे और ये क्या हो जाएंगे, जो भी वाटर वेपर हैं वो क्या करेंगी, कंडेंस हो जाएंगी। कंडेंस होने का मतलब क्या है कि वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगी इसकी कूलिंग से। इसमें जब कोल्ड ग्लास वाटर है ना, वो इससे कूलिंग, इसकी कूलिंग देखेंगे, वो वाटर वेपर जो हमारे इन्वायरमेंट में है, तो उनके कांटेक्ट में आने से वो एनर्जी है अपनी लूज करेंगे। और हमें पता है कि जो वाटर वेपर है वो किस में चेंज होंगे, लिक्विड में चेंज होंगे। वाटर वेपर हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें वाटर के ड्रॉपलेट देते हैं, वो ग्लास से बाहर नहीं आती, उसके आसपास जो वेपर होती हैं वो एनर्जी को लूज करके ठंडे पानी के कांटेक्ट में आने से पानी में चेंज हो जाती है, इसीलिए हमें वहाँ पे पानी की बूंदें हैं वो दिखाई देती हैं। The water present in air on coming with contact of cold glass of water loses energy and get converted into liquid state which we see as water droplet। कि उसके आसपास का जो पानी होता है वाटर वेपर, इसके आसपास जो कोल्ड पानी है, ठंडा पानी है, उसके आसपास जो वाटर वेपर होते हैं वो क्या करेंगी, एनर्जी है, उससे जो एनर्जी को लूज करेंगे ठंडे पानी के कांटेक्ट में आने से, और क्या हो जाएंगे, वो कंडेंस हो जाएंगे, लिक्विड में बदल जाएंगे। इसलिए वहाँ पे हमें वेपर है वो ठंडे छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। ठंडा पानी अर्थन पोर्ट में जो पानी रखा जाता है वो ठंडा हो जाता है। तो यहाँ से एनसीईआरटी की अगर एक भी लाइन मिसिंग है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी कैसा आपको लेक्चर लगता है ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। हमारी थ्योरी वाला पोर्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन पे हैं आपके 30 क्वेश्चन हैं, ना मैं पढ़ूंगी ना मैं आपको इनके आंसर बताऊंगी। आपने बताना है आउट ऑफ 30 आपके कितने मार्क्स यहाँ पे बनेंगे। जिस दिन मैं ये वीडियो डालूंगी उससे अगले ही दिन आपको की मिल जाएगी। की मीन्स क्या, कि आपको कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मिलेगा। अगर किसी बच्चे ने कमेंट किया होगा तो मैं उसका पिन करूंगी 1 to 30 सारे क्वेश्चन का। अगर कोई नहीं करेगा तो ये भी मैं ही करूंगी। तो 1 to 30 उसका जो फर्स्ट कमेंट होगा उसमें पिन किया जाएगा। लेकिन आपने पहले ऑनेस्टी के साथ दिखना है, क्योंकि अब मैं साथ के साथ क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको लगेगा हमें समझ में आ गई, लेकिन जब खुद से करोगे ना तो समझ नहीं आएंगे वो। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए। तो चलते हैं, देखो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, आपने देखना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पे बिल्कुल 30-30 सेकंड लगाऊंगी कि आपको ये ना लगे ज्यादा जल्दी हो रहा है। आंसर खुद से लिखना, कॉपी में लिखो या कहीं पे मन में याद रखो। विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व चेंज इन स्टेट। इसमें चेंज इन स्टेट किसमें नहीं होता। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बताने को तो मैं बता दूं लेकिन नहीं, आपने खुद से करने हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का। सब्लिमेशन किस प्रोसेस को बोलेंगे इनमें से। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। अगर ऐसी बात नहीं है मैं ऑप्शन उसमें ABCD लिख दूंगी। अगर आपको लगेगा कि नहीं मैम हमें डाउट है, जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स के मैं न्यूमेरिकल वो आपको करवाऊंगी, तो ऐसा मत सोचना। जिन क्वेश्चंस का जैसे बायोलॉजी हो गई जहाँ पे बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वहीं पे आप पे छोड़ दूंगी मैं, बाकी मैं करवाऊंगी। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, आपने बताना है। कंडेंसेशन का एग्जाम्पल क्या होगा। विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट इवेपोरेशन, तो क्या अफेक्ट करेगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो नहीं पढ़ाया। फिजिकल चेंज इनमें से कौन सा नहीं होगा, ये तो आप बता सकते हो फिजिकल चेंज। विच स्टेट ऑफ मैटर कैन इजिली कंप्रेस्ड। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। व्हाट कॉजेज ए सॉलिड टू चेंज इनटू लिक्विड व्हेन हीटेड। सारे मैं आपको कमेंट में बताऊंगी, इसमें समझाने वाला इतना नहीं, पूरा समझा के आई हूँ। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ जो थ्योरी है उसमें से नहीं है। फिर भी डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ, वहाँ पे आपको जवाब जरूर से जरूर मिलेगा। What happens to the particle of substance when it changes from solid to liquid?
विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। देखो आप, देखो ऐसे 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 ऑप्शन आते हैं, अगर ऑप्शन नेग्लेक्टिंग पावर आती है ना तो आधे से ज्यादा वेपर आपका सोल हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, व्हेन ए गैस चेंजेस डायरेक्टली इनटू सॉलिड, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए कंप्रेसिबल फ्लूइड, तो बताओ कंप्रेसिबल वुड को करोगे, स्टोन को करोगे, एयर को करोगे, फ्लूइड, फ्लूइड मतलब लिक्विड, बता देना। विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस अंडरगोज सब्लिमेशन, what happens to the boiling of a liquid when atmospheric pressure is decreased, which of following will evaporate fast। बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएंगे, अगर ऑप्शन पढ़ लिए तो बिल्कुल आएंगे। विच प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज अलाउड them to fill entire volume of container, dry ice is the solid form of, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या रहेगी, सॉलिड रिजिड क्या होते हैं, चीटिंग नहीं करनी है, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा पार्टिकल्स की मूवमेंट का, why do gases exert pressure on walls of container, which of following increases the rate of evaporation, वीडियो को पॉज करके करना आपने, what is the physical state of water at 0 degrees Celsius, which state have matter has a definite shape and volume। तो यहाँ पे हमारी यूनिट है वो फिनिश होती है। होपफुली मैं आपको समझा पाई हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका सपोर्ट डिसाइड करेगा कि ये जो चैनल है कहाँ तक जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।